हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास, कैसे हो स्टूडेंट? तो क्लास आपका जो है अभी चैप्टर चल रहा था दासी जयशंकर प्रसाद द्वारा। अभी इसमें जो है 2 पेजेस और 4 पैराग्राफ या 6 पैराग्राफ कह लीजिए अभी शेष हैं। तो आज हम थोड़ा पढ़ाएंगे, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे, क्योंकि सभी बच्चों के यूनिट टेस्ट चलने लगे हैं, तो चैप्टर कंप्लीट होना अति आवश्यक है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपनी बुक निकालिए। सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे बुक निकालें। तो जहाँ से हमने छोड़ा था उसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाना शुरू करते हैं। बसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुम्बदों तक वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही थी। जब वृक्ष घनघोर और बड़े होते हैं, उनकी जो छाया थी वो महलों की मीनारों दीवालों तक लग रही थी। अब जैसे सोना चाहती हो, चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दालान में खाली सेज बिछी थी। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे हुए थे। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। रावी नदी है, उसका प्रवाह मतलब बहना। रावी नदी बह रही थी और उसके बहते हुए रूप को देखकर वो सोने लगी थी। कौन? इरावती। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो महल है उसकी जो सजावट है वो गुलाबी रंग की है और अच्छी लग रही थी। सायन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। सायन कक्ष की सेवा का भार किसके ऊपर था? इरावती पर। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई और अहमद आया नहीं, इसलिए उसका इंतजार करते करते इरावती वहीं सो गई। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोज़ का समाचार उसे मिल चुका था। वह फिरोजा से छिपकर अपने अतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब्ध रात्रि में मंत्राणा किया करता, मतलब बातचीत करता जो विश्वास पात्र मित्र थे उनसे। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जग गई थी। फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक साधारण तुर्की दासी के विचार राजकीय कामों में कितने मूल्य के हैं, इसे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। चाहे दासी हो चाहे स्त्री हो, घर में अगर कोई बाहर का काम औरत करती, भले उसका मान सम्मान हो, लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं वो चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितना अगर वो घर का संभाल रही, बच्चों को संभाल रही, सास ससुर की देखभाल कर रही हैं, उनको लोग हाउस वाइफ ही कहेंगे और उनकी राय परिवार में नहीं ली जाती है। फिरोजा कुछ तो रूठी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी न थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही। अनेक दासियों के रहते भी आज इरावती को ही वहां ठहरने के लिए उसने कह दिया था। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा एक वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य वह और भी समीप आया। गुंबद के बगल से चंद्रमा की किरणें ठीक इरावती के मुख पर पड़ रही थीं, ठीक इरावती के चेहरे पर पड़ रही थी। गुंबद में जो चांद की रोशनी लग रही थी तो वो खूबसूरत थी ही और अच्छी सुंदर लगने लगी। अहमद ने वरुणी विलासिती नेत्रों में देखा उस रूप माधुरी को, जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं, तरावट थी, प्रसाद की गर्मी नहीं। एक बार संसक्त दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, फिर इरावती का हाथ पकड़कर हिलाया। वह चौंक उठी। उसने देखा
उसने अहमद इरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच भरी ढिठाई से कहा अहमद ने कहा। और ऐसा होता है ना कि जब हम बिस्तर पर सो जाते हैं तो कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, ठीक ना। तो वो अपने कपड़ों को संभालती हुई जो है अहमद के सामने, तुम यहाँ क्यों सो रही हो इरा? थक गई थी, कहिए क्या लाऊं? थोड़ी सिराजी कहते हुए वह पलंग पर जाकर बैठ गया और इरावती का स्फटिक पात्र में सिराजी उड़ेलना देखने लगा। हीरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सतृण नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में पसुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़कर कहा, बैठो ना इरा, तुम थक गई हो। अब उसका हाथ पकड़ करके कहने लगा कि बैठो ना, तुम थक गई हो। आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। फिरोजा के हाथ बिक गया हूँ क्या इरावती तुम? आह, मतलब कहने लगा कि क्या मैं फिरोजा के हाथ में बिक गया हूँ? इरावती तुम हमारे पास बैठो। इरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली ही थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दास नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। अहमद हतबुद्ध निष्प्रभ और फिरोजा चली। इरावती ने गिड़गिड़ाकर कहा, बहन, मुझे भी ना लेती चलोगी? क्योंकि वो उसके अंदर छल नहीं था, हीरा के अंदर छल नहीं था। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर गई। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है तब से चंद्रभंगा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई है। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनकर उन्हें सुल्तान सरकार का आबादी बना दिया। उद्दंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। अपने ही लोगों पर इधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल प्रवृत्तियों को भी खो बैठा। एक ओर उसके पास मसूद के रोष के समाचार आते थे, दूसरी ओर वह जाटों की हलचल में खजाना भी नहीं भेज सकता था। वह झुला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह जाटों को घेरे में डालते हुए बढ़ने लगा। किंतु उसके हृदय में एक दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर देने के लिए उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अतरंग साथियों की सम्मति हुई कि यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों मतलबी थे, दोनों का मतलब जुड़ा हुआ था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। बस इसमें एक थोड़ा सा बचा हुआ है शेष, बस ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। इसका अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से का लिखा हुआ। तो तब तक के लिए आप जो है इस चैप्टर को पूरा प्रारंभ से अंत तक रीड कर लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि हमने कई पैराग्राफ में पढ़ाया है तो टाइम भी लगा है, तो हो सकता है आपके माइंड से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, इसलिए सारा चैप्टर आप 2 दिन में समाप्त कर दें। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। पहले जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू क्लास।